Hello students. In civics we are discussing chapter 1 democracy in the contemporary world, and we have discussed about the Chile and Poland, how these two countries become democracy. And now today we will try to understand the meaning of the democracy. So before democracy we will try to understand the one word is the government. कि गवर्नमेंट्स हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी कंट्री को चलाने में पूरी तरह से मदद करता है। उस कंट्रीज़ के लोगों के वेलफेयर्स को ध्यान में रखना, उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट्स की काम करना, उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना, ये सारे वर्क्स एक गवर्नमेंट्स के द्वारा देखे जाते हैं। और जब वही गवर्नमेंट्स लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा बनाई जाती हो और लोगों से ही चलती हो, दैट कॉल्ड डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल। कि एक डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट्स का तरीका होता है, एक प्रकार है जो लोगों के द्वारा बनाया गया होता है। इनमें द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, और इस गवर्नमेंट में सुप्रीम पावर पीपल्स के पास सुरक्षित होता है, या हम कह सकते हैं कि पीपल के पास पूरी तरह से अवेलेबल होता है। ये पीपल्स या हमारी जो सिटीजन्स हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी गवर्नमेंट्स को हटा सकते हैं या किसी गवर्नमेंट्स को बना सकते हैं। एंड द एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय देम और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव अंडर अ फ्री इलेक्टोरल सिस्टम। कि एक फ्री इलेक्टोरल सिस्टम के माध्यम से वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं, या उन रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से इसमें पूरी तरह से हस्तक्षेप करते हैं, या हम कह सकते हैं उसमें उनका हस्तक्षेप देखने को मिलता है एक गवर्नमेंट को बनाने में। जैसे जो पर्सन आपके लोकसभा राज्यसभा के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं वो हमारे द्वारा सेलेक्ट होते हैं। इट मीन्स एक कॉमन पीपल उनको सेलेक्ट करके वहाँ तक भेजता है। बट एक पीएम का सिलेक्शन, एक प्रेसिडेंट का सिलेक्शन, ये कहीं ना कहीं उन मेंबर्स के द्वारा, यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा उनको सेलेक्ट किया जाता है। सो इसलिए इसको कहा गया है कि एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय देम, कि हमारे पीपल्स यानी किसी कंट्री के लोग उसमें पूरी तरह से अपने कार्यों को निभाते हैं, और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव अंडर अ फ्री इलेक्टोरल सिस्टम, या फिर वह एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा सेलेक्ट करते हैं और उनके माध्यम से वह इस कार्य में अपने योगदान को देते हैं। सो इट इज़ द डेमोक्रेसी। इन अ वेरी सिंपल वर्ड यू कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। कि एक ऐसी गवर्नमेंट्स जो पीपल्स के द्वारा हो और पीपल्स के लिए हो, दैट इज़ कॉल्ड एज द डेमोक्रेसी। नाउ लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओनली लीडर्स सेलेक्टेड बाय पीपल्स शुड रूल द कंट्री। डेमोक्रेसी के लिए एक सबसे बड़ी शर्त होती है या कंडीशन होती है कि लीडर्स के द्वारा ही कंट्रीज़ को रूल किया जाता है। और ये लीडर्स कौन होंगे? जो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। सो यू कैन से दैट दोज लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव विच आर सेलेक्टेड बाय द पीपल, दे शुड रूल द कंट्री। People have the freedom to express views, freedom to organize and freedom to protest. एक कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं उसको हम कैसे जानेंगे? तो पहली चीज़ तो हमने देखा कि वहाँ पर इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा ही कंट्री को रूल करना है, और दूसरी कंडीशन है कि पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज़। लोगों के पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि वह अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, चाहे वो गवर्नमेंट्स के फेवर में हो या उनके अगेंस्ट हो। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, उन्हें संस्थाएं बनाने की फ्रीडम होनी चाहिए, उनको ग्रुपिंग का या पार्टी बनाने का उनको पूरी तरह से
फ्रीडम होनी चाहिए एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, और ख़ुद को प्रोटेस्ट करने का भी फ्रीडम उनको होनी चाहिए. When a country follow these two steps, that country we will considered as the democratic country. So in Chile and Poland, we find that after the struggle of the peoples, their leaders are elected, and after that they get the freedom to express views, freedom to organization, freedom to protest. So in both countries we find that all these conditions are applied. So we can say that Chile and Poland are the democratic country. So next topic is that phases in the expansion of democracy. कि ये डेमोक्रेसी किस तरह से फैली, क्योंकि हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं किया शुरू में भी, क्योंकि उस समय अगर हम जिस समय की बात कर रहे हैं तो एक 3 स्टेप्स में इसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेटिक का एक्सपांशन पूरे वर्ल्ड में मिलता है. और इसकी बेस्ट शुरुआत हम देख सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसे हमने रिसेंटली वी हैव completed in history, French Revolution. So you find that in French Revolution we got a form of government in which the leader was selected, but after that it was abolished and Napoleon will gain again. So beginning was absolutely fine in the French Revolution of 1789, and after that many countries are inspired to establish democratic government in their country. So हम देख सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हेल्ड हुआ था लोगों के द्वारा फ्रांस में, तो इस दौरान एक हम डेमोक्रेसी को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लीडर को सिलेक्ट किया गया था. बाद में उसको लंबे समय तक वो उसको नहीं रख पाए, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं उसका एक बीज हम देख सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वो स्टार्ट होता है. एंड बाय दिस रिवॉल्यूशन अदर कंट्रीज आर आल्सो इंस्पायर्ड एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक व्यूज. ड्यूरिंग 18th and 19th century, political parties and events reduce the power of monarchy, and in the world history we find that 18th and 19th century, these 2 decades or these 2 centuries are the time in which political parties in the countries and so many events which are organized by peoples or group of peoples, they try to reduce the power of the monarchy or the supreme person in their countries. कि ये 19th और 18th and 19th century ये ऐसा समय वर्ल्ड हिस्ट्री में देखने को मिलता है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से या पॉलिटिकल इवेंट्स के माध्यम से लोगों ने मोनार्क को या जो डिक्टेटर्स थे या एक पावरफुल पर्सन जो पूरी कंट्री को हेल्प करते थे, ऐसे लोगों के पावर को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया था. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट इन 1776 USA was formed by independent colonies in North America. सो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में आते हैं. सो हिस्ट्री में अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखते हैं तो ये 18th और 19th सेंचुरी का ये ऐसा समय है जिस समय ब्रिटिश और फ्रांस 2 पावरफुल कंट्रीज़ थी, और ये दोनों ही कंट्रीज़ अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए ये दूसरे कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाती थी, या उनको हम कहते थे कि उन्हें अपना एक स्लेव या गुलाम बना लेती थी, वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करती और फिर धीरे धीरे वहाँ पे शासन करना शुरू कर देती थी. तो ऐसा ही आपके अमेरिका में भी हुआ. तो अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा थी,
जैसा कि हमारे इंडिया में था ब्रिटिश कॉलोनी देखने को मिलता है 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में। तो सेम वे में अमेरिका में भी बहुत सारी ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी और उन कॉलोनीज़ को फ्री कराने के लिए फ्रांस ने हेल्प की थी और उनकी मदद से 1776 में बहुत सारी कॉलोनीज़ फ्री हो गई थी और उन सभी कॉलोनीज़ ने मिल कर के एक बिग स्टेट बनाया जिसको नाम दिया गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई कॉलोनीज़ अपने आप को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट करके एक नया फॉर्म उन्होंने फ्री करा लिया। अब जब इन्होंने फ्री करा लिया तो उन समय में हुआ क्या कि धीरे धीरे अदर कंट्रीज़ कई सारी ऐसी भी देखने को मिलती हैं जो धीरे धीरे अपने आप को फ्री कराती रहीं और उनके समय में उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड आती थी, वह था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो व्हाट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? सो लेट वी डिस्कस अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ अ कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट, कि जब एक कंट्री फ्री हुई तो उसके सामने सबसे बड़ी एक चैलेंजिंग था गवर्नमेंट को बनाना। और गवर्नमेंट्स को बनाने के दो तरीके उनके सामने चल रहे थे। फर्स्ट था मोनार्कियल सिस्टम, जैसा वो ट्रेडिशनली चला आ रहा था, और दूसरा था लोगों का इलेक्टोरल बेस, या कह सकते हैं कि वोटिंग बेस पे रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना और उसके बेस पे गवर्नमेंट्स को बनाना। तो यहाँ पर वोटिंग का डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ी और उस वोटिंग के डिमांड में सबसे बड़ी बात आई कि कौन लोग वोट दे सकते हैं। इट मीन किस तरह के लोग, किन किन पर्सन्स को वोटिंग का राइट्स देना है। तो यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैसा हमने देखा कि वहाँ पर वुमेन्स को पूरी तरह से इनएक्टिव किया गया, उनको एक पैसिव सिटीजन माना गया। इसके अलावा जो हमारे पुअर पर्सन थे उनको भी एक पैसिव सिटीजन के रूप में कंसीडर किया गया। तो इस बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हर एक पर्सन्स को, हर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो वहाँ पर लोगों की ये डिमांड बढ़ी कि हमें उस फ्रीली कंट्री में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, राइट होना चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशंस के। जैसे ही कहीं कहीं पे वाइट पीपल्स वोटिंग करते थे, ब्लैक नहीं कर सकते, मेल कर सकते थे, फीमेल नहीं कर सकती, रिच पर्सन कर सकते थे, पुअर नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती थी। तो लोगों ने क्या किया, इसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उनकी ये डिमांड थी कि एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसमें हर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को, हर एक पर्सन्स को वोटिंग का राइट्स मिलना चाहिए। जैसे आज की डेट में इंडिया में है कि हर एक पर्सन जो 18 ईयर्स से एबव है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कलर का हो, वह वोट कर सकता है। सो हम कह सकते हैं a right to vote all the group of peoples without any discrimination is called as the universal adult franchise. And in 18th and 19th century, whose countries are independent, are gaining freedom from colonies, so in those countries demand of universal adult franchise was increased automatic. So this is the demand of the universal adult franchise. And last point, we should be try to understand which countries are in beginning independent and getting democracy form of government. So we find in Europe so many countries are there, in North America many countries are there, and some countries in Latin America. So Europe and America, these two are the basic places in which we find the democratic government in beginning form of or beginning phase in expansion of the democracy.
सो बिगनिंग यानी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसका शुरुआत हम देख लेते हैं कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है। अब ये ख़त्म कहाँ पे हुआ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो जहाँ के लोग अभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम आगे उस बारे में डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ द बिगनिंग फेज of the expansion of democracy. Now let me discuss one more phase, that is known as the end of colonialism. So as we know, in world history one event is most important, that was the Second World War. Second World War जो 1945 में फिनिश होता है, और उसके बाद से पूरी वर्ल्ड में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की डिमांड्स बढ़ती चली गई। अब मैक्सिमम कंट्रीज़ वहाँ पर अपनी आप को फ्री करती और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की तरफ बढ़ते चले जाते। सो एंड ऑफ कॉलोनिज्म के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। इट मीन्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब फिनिश हुआ 1945 में, उसके बाद की बात हुई। तो इस बारे में लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड। So first country was the Ghana. It is an African countries which got gained independence in 1957. ये पहली ऐसी कंट्रीज़ थी जिसने कॉलोनिज्म से अपने आप को फ्री कराया। 1957 में इसने अपने आप को फ्री कराया, और इसमें इस स्ट्रगल में इट मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से साथ इनको फ्रीडम मिल गई। दे हैव ऑल्सो स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम। सो हियर द वन पर्सन's नेम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन घाना, दैट वाज द नक्रुमा। नक्रुमा was as the leader of those people who are struggling for the independence. So after getting independence, Nkrumah became the first PM. इन्हें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वहाँ का सिलेक्ट किया गया, एंड आफ्टर दैट ही विल सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ घाना। कि इन्हें सबसे पहले तो उसमें पीएम उनको बनाया गया, और उसके बाद इन्हें प्रेसिडेंट यानी इसमें से एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में इनको सिलेक्ट किया गया था। बट इन 1966 ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री ग्रुप। कि ये लंबे समय तक यहाँ पर भी वो चीज़ नहीं एस्टैब्लिश हो पाई, एंड इन 1967 द गवर्नमेंट ऑफ नक्रुमा वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री को। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं आज की डेट में भी जहाँ पर मिलिट्री शासन या मिलिट्री रूल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो ऐसा ही घाना के साथ भी हुआ कि वहाँ पे उस प्रेसिडेंट को वहाँ से हटा करके उन्होंने मिलिट्री शासन वहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो इट इज़ द एंड ऑफ द कॉलोनी, कि जब इंड कॉलोनीज ख़त्म होता है पूरी वर्ल्ड से, तो उसके बाद किस तरह से कंट्रीज़ हमारी आती हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे हमारी इंडिया है 1947 में अपने आप को फ्री कराती हैं, एंड इन 1950 ही डिक्लेयर एज द रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव गॉट in which after the end of the colonies we find the democracy form of government. Now let me try to understand recent phases. Recent phases is start after 1980. कि recent phases की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 1980 के बाद का जो भी समय है अब तक का, ये पूरा हमारा recent phase में आता है। So in 1980 आफ्टर दिस ईयर डेमोक्रेसी स्टार्टेड स्प्रेडिंग मोर क्विकली। बहुत ही तेज़ी के साथ ये बढ़ती है हमारी डेमोक्रेसी आफ्टर 1980 में, कि इसके बाद से डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ती है, एंड मैक्सिमम कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाय 2005 140 कंट्रीज हैव हेल्ड मल्टी पार्टी इलेक्शंस। कि 2005 तक लगभग 140 कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, और वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम का इलेक्शंस हेल्ड कराना स्टार्ट कर दिया।
More than 80 countries have made advance towards democracy since 1980. ये इसके पहले ही बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो 1980 तक अपने आप को काफ़ी एडवांस बना चुकी थी। इसमें इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, म्यांमार। अब एक कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी तक डेमोक्रेसी अप्लाइड नहीं हुआ है, और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल म्यांमार का है कि म्यांमार गेन फ्रीडम इन 1948, कि ये यहाँ पे फ्रीडम 1948 में आती है एंड बिकम डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री वहाँ पे बनाई जाती है। बट इन 1962 डेमोक्रेटिक रूल वाज एंडेड बाय द मिलिट्री coup, कि म्यांमार में भी हम देख सकते हैं कि मिलिट्री coup के द्वारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। एंड फ्रॉम दोज टाइमिंग पीपल इन म्यांमार आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। और हम आज की डेट में भी देख सकते हैं कि म्यांमार में अभी भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगलिंग चल रही है। सो ये द वन मोर टॉपिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो इट विल बी कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।